कहानी शुरू होती है कि नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स मंगल ग्रह पर अपने मिशन पर हैं। सबके सब एस्ट्रोनॉट्स मिट्टी के सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि वहां पर एक भयानक तूफान आने वाला है। जितनी जल्दी हो सके सबको तुरंत अपना मिशन रद्द करके अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वापस जाना है। अब सबके सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी मार्क वॉटनी, जो कि एक बहादुर एस्ट्रोनॉट है और एक बॉटनिस्ट है, उनसे कोई चीज टकराती है जिसकी वजह से वो इस तूफान में खो जाते हैं। हालांकि कमांडर उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मार्क वॉटनी का कोई पता नहीं चलता। संपर्क भी टूट जाता है, इसीलिए कोई उनसे संपर्क भी नहीं कर पाता। फिर सभी को ऐसा लगता है कि शायद मार्क वॉटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। निराश होकर सभी अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वापस चले जाते हैं और पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब मंगल ग्रह पर तूफान शांत हुआ तो एक चमत्कार होता है दोस्तों, क्योंकि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा था। तूफान में इनके इक्विपमेंट्स में से एक रॉड मार्क वॉटनी के पेट में घुस गई थी, जिसकी वजह से मार्क को बहुत दर्द हो रहा था। किसी तरह मार्क अपने कैंप तक पहुंचता है जो नासा ने उनके लिए बनाया था। वहाँ मार्क बहुत मुश्किल से अपने शरीर से उस रॉड को निकालता है। मार्क अब किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता था, क्योंकि तूफान में संपर्क के सभी उपकरण नष्ट हो गए थे। मार्क मंगल ग्रह पर अकेला फंसा हुआ था। उसके साथियों को लगता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर मार्क को यहाँ से निकलना है तो उसे अगले 4 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। नासा का अगला मिशन 4 साल बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगा। मार्क को वहाँ पहुँचना होगा, लेकिन मार्क 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि मार्क के पास 4 साल तक का खाना तो है ही नहीं, और अब मार्क को किसी भी तरह से अपने लिए खाने का इंतजाम करना होगा। इसीलिए मार्क फैसला करता है कि मैं मंगल ग्रह पर खेती करूंगा। मार्क वॉटनी के पास आलू थे और मार्क उसे उगाना चाहता है, लेकिन मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए मार्क को बहुत सारे पानी की आवश्यकता है, और मंगल ग्रह पर तो पानी है ही नहीं। मार्क वॉटनी एक कुशल बॉटनिस्ट होने के नाते जानता है कि खेती करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, और अब मार्क खेती करने की तैयारियां शुरू कर देता है। फिर मार्क बहुत सारे मिट्टी इकट्ठा करता है, उसमें आलू डालता है और उन्हें उगाता है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, पानी। मंगल ग्रह पर पानी नहीं है। मार्क को पता है कि उसे पानी बनाना होगा। मार्क को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाने का तरीका पता था। मार्क हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने का प्रयास करता है, लेकिन जब मार्क पहली बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाता है तो एक जोरदार धमाका होता है, क्योंकि मार्क ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करता है, जो कि मार्क की अपनी सांसों से आ रहा था। लेकिन मार्क हार नहीं मानता। वहीं दूसरी बार मार्क दोबारा सावधानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने में कामयाब हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाने लगते हैं। मार्क पानी को वाष्पित करके छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है। इस तरह कुछ दिनों बाद वहाँ पहला पौधा अंकुरित होता है, जिसे देखकर मार्क बहुत खुश होता है। वहीं पृथ्वी पर यह घोषणा कर दी जाती है कि मार्क वॉटनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरी मीडिया में खबरें छाने लगती हैं और उसका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। अगले दिन उनकी ऑपरेटर सैटेलाइट से मंगल ग्रह की तस्वीरें देख रही थी। तभी वो देखती है कि उनके डिवाइस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। यह वास्तव में वही सोलर पैनल थे जिन्हें मार्क ने ट्रांसफर्ड किया था। ऑपरेटर अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाती है और वो सब समझ जाते हैं कि मार्क वॉटनी अभी भी मंगल ग्रह पर जीवित है। लेकिन सीनियर ऑफिसर सबसे बोलता है कि हमें पता है कि मार्क जिंदा है, लेकिन जब तक हम उसके पास पहुंचेंगे वो भूख से ही मर जाएगा। सीनियर ऑफिसर का कहना कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह तक पहुंचने में कई महीने लगेंगे और मार्क के पास इतने लंबे समय के लिए भोजन नहीं है। वही मंगल ग्रह पर मार्क को 70 दिन हो चुके थे। मार्क वॉटनी गणना करता है कि अगर नासा का अगला मिशन मंगल ग्रह पर उतरेगा तो 4 साल बाद उतरेगा, और वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर। इस सफर को तय करने में मुझे लगभग 50 दिन लग जाएंगे। मेरे पास जो गाड़ी है उसे मैं एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकता, क्योंकि उसके बाद मेरे सोलर पैनल्स को रिचार्ज करना पड़ेगा। नासा मार्क वॉटनी तक भोजन और सहायता पहुंचाने की योजना बनाते हैं, लेकिन इस पूरी तैयारी में 3 महीने लगेंगे। जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा उसे वहाँ पहुँचाने में 9 महीने लगेंगे, यानी करीबन 1 साल। मंगल ग्रह पर मार्क की आलू की फसल को 48 दिन हो चुके थे। उसने 400 पौधे उगाए थे जो उसकी उम्मीदों से बेहतर थे। मार्क ने आलू निकाले और छोटे आलू को दोबारा बोया। खाद के लिए उसने अपने मल का उपयोग किया। मार्क जानता है कि अगर मैंने नासा से संपर्क नहीं किया तो मैं कितना भी आलू उगा लूं, मैं जीवित नहीं रह सकता। वह उस जगह गया जहां एक पाथ फाइंडर था जो 1997 में खराब हो गया था और उसका पृथ्वी से संपर्क टूट गया था। पाथ फाइंडर की ओर गया तो नासा की टीम जो लगातार सैटेलाइट के माध्यम से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी, वो समझ गए थे कि मार्क पाथ फाइंडर को लेने जा रहा है। पाथ फाइंडर एक पुराना सिस्टम था जो केवल मंगल ग्रह से तस्वीरें क्लिक करके भेज सकता था। मार्क कैमरे के सामने 3 बोर्ड लगाता है। बीच वाले बोर्ड पर लिखा था, क्या आपको मेरे संकेत मिल रहे हैं? लेफ्ट बोर्ड पर लिखा था,
हाँ और राइट वाले पर नहीं। नासा ने पाथफाइंडर के कैमरे को हाँ की ओर घुमाया और मार्क समझ गया कि वो मुझे देख रहे हैं। इसके बाद मार्क को बहुत खुशी मिलती है। मार्क वॉटनी नासा से संपर्क करने के बाद इसके वॉटनी कोड का उपयोग करके बातचीत शुरू करता है। अब वो संदेशों के माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकते थे। नासा ने उसे सूचित किया कि वो उसके लिए भोजन और आवश्यक सामान भेज रहे हैं। मंगल ग्रह पर मार्क को पता चला कि नासा ने अभी तक उसके समूह को ये नहीं बताया कि वो जीवित है। उसका समूह जो अभी भी अंतरिक्ष में था और पृथ्वी की ओर लौट रहा था, अब नासा बॉटनी के क्रू मेंबर्स को बता देती है कि बॉटनी अभी भी जिंदा है। ये जानकर क्रू मेंबर्स को खुशी तो होती है और दुख भी। उन्हें खुशी हुई कि मार्क जीवित है, लेकिन उन्हें दुख हुआ कि उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। अब वे कुछ नहीं कर सकते थे। जब मंगल ग्रह पर सब चीजें ठीक चल रही थी, तब एक दिन उस जगह पर जहाँ मार्क ने आलू उगाए थे वहाँ एक ब्लास्ट हो गया और उसकी सारी फसलें नष्ट हो गई। अब वहाँ दोबारा फसलें नहीं उगा सकता था, क्योंकि विस्फोट ने वातावरण को नष्ट कर दिया था जो उसने अपनी फसल को उगाने के लिए बनाया था। अनुमान लगाया गया कि मार्क के पास जितने आलू बचे थे उन्हें खाकर वह तब तक जीवित नहीं रह सकता था जब तक पृथ्वी से उसके पास मदद पहुंचेगी। इसका मतलब था कि वो भूख से मर जाएगा। नासा ने मार्क वॉटनी को एक संदेश भेजा जिसमें उसे कम भोजन खाने का निर्देश दिया गया ताकि वो तब तक जीवित रह सके जब तक कि उसके पास मदद और भोजन न पहुंच जाए। मार्क बिल्कुल ऐसा ही करता है। मार्क एक टाइम का खाना दिन में 3 बार खाता है। अब वो खाना उसे 2 या 3 दिन तक चलाना पड़ता था। पृथ्वी पर नासा मार्क के लिए भोजन और आवश्यक सामान से भरा हुआ लॉन्च तैयार करता है। हालांकि समय की कमी के कारण उन्होंने लॉन्च का उचित टेस्ट नहीं किया। लॉन्च होने के बाद रॉकेट हवा में ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें सभी निराश हो जाते हैं। मार्क जानता था कि अब उसके पास भोजन नहीं है और उसके लिए मदद नहीं पहुंच सकती। जब मार्क को लॉन्च असफलता के बारे में पता चला तो मार्क पूरा निराश हो जाता है। मार्क नासा को मैसेज भेजता है जिसमें लिखा था, मेरे मॉम डैड को ये संदेश जरूर पहुंचाना कि मैं हार नहीं मान रहा हूँ। हमें हर अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। उनसे कहना कि मुझे अपना काम पसंद है और मैं इसमें माहिर भी हूँ। अगर मैं इसमें मर भी गया तो मेरी मौत के पीछे एक नेक मकसद होगा जो मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनसे कहना कि मैं मुश्किलों से नहीं डरा बल्कि मैंने उसका सामना किया है। वहीं नासा ने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन चीन उनकी मदद करने का फैसला करता है क्योंकि उनके पास अंतरिक्ष में जाने के लिए पूरी तैयारी थी। अब 28 दिनों के बाद नासा चीन की मदद से एक बार फिर लॉन्च करने की तैयारी करता है। इस बार रिच नाम का एक युवक जो एस्ट्रोडायनामिक्स में काम करता है, नासा की टीम को रिच मार्क वॉटनी को बचाने का एक नया तरीका बताता है। रिच का कहना है कि वो जिस अंतरिक्ष यान में बाकी के क्रू मेंबर्स पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं उसका उपयोग मार्क को बचाने के लिए किया जा सकता है। अगर वो अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर वापस न आकर पृथ्वी का चक्कर लगाए और जैसे ही वो अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ऑर्बिट के पास आए तो हम यहाँ से आवश्यक सामान और जरूरत की चीजें भिजवा देंगे। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का उपयोग करके जिसमें वो 5 एस्ट्रोनॉट्स वापस आ रहे हैं उसे दोबारा मार्क की तरफ ढकेल दिया जाएगा और जब उनका यान मंगल ग्रह पर पहुंचेगा तो उनको वहां उतारना नहीं है, क्योंकि अगर वो वहां पर उतरेंगे तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएंगे। मंगल पर मौजूद पहले से ही एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उससे बॉटनी को उसके ऑर्बिट से बाहर आना होगा और जब वो ऊपर आएगा तो वो क्रू मेंबर्स मार्क को पकड़ लेंगे और उसे पृथ्वी पर वापस ले आएंगे। पर ये योजना आसान नहीं है। इसे बॉटनी की जान बचाने के लिए नासा वाले 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। इसके अलावा यदि यह योजना सफल होती है तो वो बॉटनी के पास जल्द पहुंच जाएंगे, लेकिन बाकी के क्रू मेंबर्स जो अब घर लौटने वाले थे उनको पृथ्वी पर वापस लौटने में 533 दिन लग जाएंगे और नासा तय करती है कि वो ये नहीं करेगी। इस बीच मंगल ग्रह पर मार्क हार नहीं मानता। वही मंगल ग्रह पर अब बॉटनी उस काम को पूरा करने में लग जाता है जिसकी वजह से वो यहाँ आए थे और जो तूफान आने की वजह से नहीं हो पाया था। दूसरी तरफ रिच हार नहीं मानता और उसने किसी तरह से मार्क बॉटनी तक पहुँचने की अपनी योजना उन 5 क्रू मेंबर्स तक पहुँचा दिया और फिर क्रू के 5 मेंबर्स नासा की परमिशन के बिना ही मार्क बॉटनी को वापस लाने का फैसला कर लेते हैं। जब नासा ने देखा कि उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की दिशा बदल रही है तो उन्हें पता चल जाता है कि ये 5 एस्ट्रोनॉट्स अब मार्क को बचाने जा रहे हैं। वहीं नासा भी तुरंत उन्हें आवश्यक सामान और उपकरण भेज देता है। इस काम में चीन भी उनका साथ देता है। वही मंगल ग्रह पर मार्क उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है, जिस पर बैठकर वो मंगल ग्रह के ऑर्बिट से निकलकर उस यान तक पहुंच जाएगा जिसका नाम हेमेंस है, जहां पर मार्क के क्रू मेंबर्स उसे लेने आ रहे थे। 90 दिनों की लंबी और कठिन यात्रा के बाद मार्क उस जगह तक पहुंच जाता है जहां से वो मंगल ग्रह से निकल सकता है। पर यह आसान नहीं था क्योंकि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बहुत भारी था, इसलिए मार्क को इसके लगभग सारे हिस्से निकालने पड़ते हैं। मार्क जानता है कि अगर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वजन कम नहीं हुआ तो मैं अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच सकता और 5 एस्ट्रोनॉट्स जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में आ रहे थे अगर वह मंगल ग्रह पर उतरे तो उनका ईंधन खत्म हो जाएगा और वो पृथ्वी पर वापस नहीं जा पाएंगे। इसलिए मार्क को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से 5000 किलोग्राम वजन कम करना पड़ेगा। मजबूरन मार्क को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से सारा सामान निकाल कर बाहर फेंकना पड़ा। अब मार्क एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अंतरिक्ष में जाएगा जिसमें अंतरिक्ष
अंतरिक्ष तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन मार्क के पास कोई विकल्प नहीं था। पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर थी। मार्क वहां से टेक ऑफ करता है और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की ओर उड़ने लगता है और फिर वो अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है। उसके बाद उसके साथी रेडियो के माध्यम से उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दबाव की वजह से बेहोश हो जाता है, इसलिए उनकी बात नहीं हो पाती। कुछ देर बाद उससे होश आता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन एक और मुसीबत सामने आई। मार्क की स्पीड बहुत तेज थी और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। मार्क कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट में छेद करूंगा और उसमें से हवा निकलेगी, उससे मैं खुद को दिशा देकर तुम तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसके साथी उसे ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। वहीं हाइमेंस स्पेसशिप अभी भी बहुत तेज स्पीड में है। इस स्पीड को कम करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसशिप के एक हिस्से को उड़ाने के लिए वर्म का उपयोग करना पड़ता है, जिसके उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने के बाद उन्हें मार्क वाटनी अपनी ओर आते दिखाई देता है। स्पेसशिप की कमांडर एक उड़ने वाली कुर्सी पर बैठकर मार्क को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन जिस रस्सी से वह बंधी थी वह खत्म हो गई और मार्क तक पहुंचना अब नामुमकिन लग रहा था। अब मार्क वही करता है जो उसने बोला था। उसने अपने स्पेस सूट के ऊपर छेद कर दिया और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। अब स्पेस सूट से निकलने वाली हवा का उपयोग करके वो खुद को दिशा देता है और किसी तरह अपने कमांडर तक पहुंच जाता है। जैसे ही कमांडर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, मार्क उसके हाथ से छूट जाता है, लेकिन जिस रस्सी से वह बंधी थी मार्क उस रस्सी को पकड़ लेता है। इस तरह एस्ट्रोनॉट्स मार्क को वापस अपने स्पेसशिप ले आते हैं और उसकी जान बच जाती है। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब मार्क पृथ्वी पर लौटा तो वहाँ एस्ट्रोनॉट्स का कोच बन जाता है। वो उन्हें सिखाता है कि दूसरे ग्रह पर कैसे जीवित रहा जा सकता है। और इसी के साथ यह फिल्म और यह कहानी समाप्त हो जाती है। यह कहानी हमें साहस, दृढ़ संकल्प और हार न मानने की भावना का महत्व सिखाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि टीम वर्क और सहयोगी किसी भी मुश्किल परिस्थितियों में सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को अभी सब्सक्राइब करें।